जैसा कि हम सभी जानते हैं, जापान दुनिया की दूसरी महाशक्ति है। यहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड की टॉप एजुकेशन है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 60 के ऊपर है। यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड की तो बात ही निराली है। सीधे शब्दों में कहे तो जापान हर तरह से वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में से एक है, या फिर यूं कहें कि वर्ल्ड की दूसरी बेस्ट कंट्री है। इसके बारे में कहा जाता है कि वह भविष्य में अमेरिका का रिप्लेसमेंट है। तो यह तो रही जापान की वो बातें जो जापान को दुनिया से अलग बनाती है, लेकिन इन सभी तरक्की और कामयाबी के पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जिसकी वजह से जापान डूबने की कगार पर खड़ा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है जापान का वो काला सच। इसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से जापान डूबने की कगार पर खड़ा है। शुरुआत होती है 1980 के दौर से, जब जापान वर्ल्ड की दूसरी बेस्ट कंट्री बनकर उभर रहा था। जापान की एजुकेशन हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो या फिर हेल्थ रेट, सब कुछ दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत अच्छा था। इस समय जापान की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी, शेयर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था और जापान की बनी हुई चीज सारी दुनिया में धड़ल्ले से बिक रही थी। इस समय जापान के एक रूल ने सारे जापान में धूम मचा रखी थी, और वो रूल ये था कि किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कुछ इंटरव्यूज और एग्जाम फेस करना पड़ता था, जिसे क्लियर करके उन्हें बड़ी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाया करती थी। दरअसल बात ये थी कि जापान की लगभग सभी बड़ी कंपनियां फ्रेश ग्रेजुएट को अपनी कंपनी में हायर किया करती थीं। तो जैसे ही स्टूडेंट का ग्रेजुएशन ईयर लास्ट होता था, उन्हें कुछ इंटरव्यूज और एग्जाम क्लियर करने पड़ते थे, और इस एग्जाम और इंटरव्यू की क्लैरिफिकेशन के साथ साथ उन्हें कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाया करती थी। परमानेंट जॉब इसीलिए कि वह लोग उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे और उन्हें लाइफ टाइम इस कंपनी के साथ काम करना पड़ता था। इसका एक फायदा तो ये था कि उनकी जॉब परमानेंट थी, उन्हें भविष्य की कोई भी चिंता नहीं होती थी। परंतु दूसरी तरफ इसका एक बड़ा नुकसान भी था, और वो ये था कि वह कर्मचारी कंपनी से रिजाइन नहीं कर सकते थे। उन्हें जीवन भर इस कंपनी के साथ काम करना पड़ता था जिसके लिए वे सेलेक्ट हुए थे, और अगर कोई रिजाइन कर भी देता तो रिजाइन करने के बाद उसे दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उसे एक लो परफॉर्मेंस कैंडिडेट समझा जाता था। और सब कुछ इसी तरह चल रहा था। 1990 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1991 में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में जापान के गवर्नर ने कभी सोचा भी नहीं था, और जिसने जापान के हालातों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इससे पहले कि हम ये जाने कि 1991 में क्या हुआ था, एक बार ये भी जान लेते हैं कि 1991 के पहले और बाद में जापान की दशा कैसी थी। 1991 के पहले जापान की शेयर मार्केट बूम कर रही थी, और जापान की बनी हुई चीज सारी दुनिया में धड़ल्ले के साथ बिक रही थी। और इस समय जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका था। जापान को रोक पाना लगभग नामुमकिन था, और यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि जापानी नागरिकों को बड़ी ही आसानी से लोन मिल जाया करता था। उन्हें लोन लेने के लिए किसी भी कठिन प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि जापान के बैंक ये पूछताछ भी नहीं करते थे कि जो लोग लोन ले रहे हैं वह उन्हें वापस कैसे करेंगे, जिसकी बहुत बड़ी कीमत आगे चलकर जापान को चुकानी पड़ी, क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े लोन लेकर अपनी कंपनियां खड़ी कर ली थी। लेकिन अचानक ही जापान की स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। स्टॉक मार्केट 43% नीचे आ गई, और इस समय रियल एस्टेट की प्राइस भी 50% के करीब गिर गई। दरअसल आसानी से मिल रहे लोन को लेकर लोगों ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की हुई थीं, वे सभी दिवालियां हो गई। लेकिन उन्हें लोन वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए कोई सख्त कानून जापान में नहीं थे। इसीलिए लोगों ने लोन पर लोन लिया और उसे वापस नहीं किया, और इस तरह जापान का मार्केट कोलैप्स कर गया। इसीलिए कोई भी बड़ी कंपनी जापान की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से जापान की सारी कंपनी लॉस में चली गई। जो जापान पहले इकोनॉमिक टाइगर के नाम से जाना जाता था, आज लोग उसे सिक मैन ऑफ एशिया कहने लगे थे। लेकिन जापान की बर्बादी में 100% इसी बात का हाथ नहीं था, बल्कि एक और बात थी जो कि डार्क साइड ऑफ जापान है, जिस वजह से जापान को एक ऐसा धक्का लगा जिससे जापान वर्षों तक नहीं उभर पाया। ये बात जापान की जॉब के कल्चर से जुड़ी हुई है। जापान में ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ इंटरव्यूज और एग्जाम प्रोसेस क्लियर करनी पड़ती है, जिससे फ्रेश ग्रेजुएट बड़ी बड़ी कंपनी के लिए हायर हो जाते हैं, और इस तरह युवाओं को जापान की बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है
उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनकी ये जॉब लाइफ टाइम रहती है और उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ वह कंपनी को स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके करियर की बर्बादी मानी जाती है, क्योंकि दूसरी कंपनियां उन्हें हायर करने से कतराती है। लेकिन ये तो रही बात उनकी जो इस प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाते हैं, परंतु जो लोग बच जाते हैं उन्हें जॉब मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी केवल फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती है। वह बेचारे जॉब के लिए बस धक्के ही खाते रहते हैं। जापान गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। 1990 में भी हायरिंग की यही प्रक्रिया थी जो कि आज तक चली आ रही है, परंतु 1990 के बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण सभी बड़ी कंपनी ने उस समय अपनी हायरिंग को फ्रीज कर दिया और अगले 13 सालों तक कंपनी ने कोई भी हायरिंग नहीं की और इसी पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज के नाम से जाना जाता है। 13 सालों बाद जब यह हायरिंग स्टार्ट हुई तो वो लोग जो 13 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे वह अब 35 से 40 साल के बीच में हो चुके थे, जिन्हें कोई भी कंपनी जॉब देना नहीं चाहती थी, क्योंकि कंपनी तो केवल फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती थी और इसीलिए उन्होंने कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट को हायर कर लिया और ये लोग बिना जॉब के ही रह गए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली और कई सारे लोग अपने माता पिता के खर्चे पर जीवन यापन करने लगे। कुछ लोगों ने बहुत ही निचले दर्जे का काम भी किया। इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि सेटलमेंट ना होने की वजह से उन्होंने शादी नहीं की और उनकी शादी न करने की वजह से लगभग 2 करोड़ बच्चे जिन्हें जापान में जन्म लेना था वे दुनिया में आ ही नहीं सके। जापान में दूसरे देशों के मुकाबले लोगों की उम्र 30% ज्यादा होती है, परंतु जिस एक जनरेशन को जापान में आना चाहिए था वह नहीं आई और उनके द्वारा कमाया गया जो पैसा मार्केट में आना चाहिए था वह भी नहीं आया। इसलिए जापान में लॉस्ट जनरेशन का प्रॉब्लम शुरू हुआ और इसके कारण वहां पर यूथ बहुत कम हो गया। हालांकि जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की एज में जॉब नहीं मिली, जापान की गवर्नमेंट उनके लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि वो किसी तरह से डिप्रेशन से बाहर निकल जाए और उन्हें जॉब भी प्रोवाइड की जाए, परंतु इसके लिए जापान की गवर्नमेंट को अभी कोई भी सफलता नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि जापान गवर्नमेंट जल्दी ही उन लोगों के लिए कोई बेहतर सोल्यूशन ढूंढ निकालेगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।